सबसे पहले बात करते हैं लेकिन यूक्रेन के खेरसोन से रशियन फोर्स की वापसी के बाद जिस तरह का माहौल था वो अचानक रशियन एग्रेशन के कारण पूरी तरह से बदल गया है। यूक्रेन पर रूस ने 100 मिसाइल दाग दी, लेकिन इस तबाही के बीच एक रशियन मिसाइल पोलैंड तक पहुंच गई। अब ये मिसाइल वही है जो रूस ने लॉन्च की थी या फिर साजिशन रूस कटघरे में खड़ा कर दिया गया है। इस साजिश का विस्तार वर्ल्ड वॉर माना जा रहा है और दुनिया परमाणु महाविनाश के दरवाजे पर नजर आ रही है। पोलैंड में गिरी मिसाइल किस तरह से विश्व विनाश का सेंटर बन गई है और यूरोप एटमी विध्वंस के बादल से घिर गया है, इसका विस्तार हमारी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। फाइनल टेस्ट ओवर, अब न्यूक्लियर गदर में देखिए। पुतिन का वॉर स्टाइल, दाग दी 100 मिसाइल, रूस ने बरपाया कहर, सच हुआ G20 का डर, पोलैंड तक बारूदी आंच, एंड वॉर शुरू स्टॉप वॉच, फिक्स हुए रूसी टारगेट, जल्द ही फाइनल अटैक, दुनिया की तबाही का केंद्र क्रेमलिन। खेरसोन से रशियन सेना की वापसी का आदेश भी इसी सेंटर से रिलीज हुआ था और युद्ध में हाहाकारी वापसी का सीक्रेट आदेश भी इसी जगह से रिलीज हुआ है। तो क्या दूसरे आदेश के पीछे का कारण पुतिन को अंडर एस्टिमेट करना है? क्या पहले खार्किव और फिर खेरसोन को खाली करने के आदेश को रूस की हार का संकेत मान लेना इतना आसान था? क्या एक साथ कुछ घंटों में 100 मिसाइल दागने की क्षमता रखने वाला ताकतवर मुल्क वाकई हारा है? सच तो यह है कि खार्किव और खेरसोन से लौटी रशियन फोर्स अपने क्षेत्र विशेष तक सिकुड़ी नहीं है, बल्कि क्रेमलिन ने इसका विस्तार कर दिया है। रूस ने बताया है कि अब अदावत के मोर्चे पर अब सिर्फ यूक्रेन नहीं है, बल्कि यूरोपियन देश और नाटो के सदस्य भी हैं, जिसका सबूत है पोलैंड पर गिरी मिसाइल। एक मिसाइल पोलैंड के पूर्वी हिस्से में गिरी। इस मिसाइल अटैक की वजह से 2 लोगों की मौत की पुष्टि भी हुई, जिसके बाद बाइडेन ने इंडोनेशिया में ही G7 देशों की आपात बैठक बुला ली। इसके अलावा बाइडेन ने नाटो के सदस्य देशों के नेताओं की बैठक भी अलग से बुलाई। मतलब साफ है कि अब जंग में रूस के खिलाफ नाटो और यूरोपियन देशों की सीधी एंट्री का रास्ता बन गया। लेकिन रूस की तरफ से हुआ अटैक भी कोई जल्दबाजी में लिया गया फैसला या फिर गलती से हुई मिसाइल लॉन्चिंग नहीं है। इसीलिए अनुमान लगाना आसान है कि क्रेमलिन ने अपने महाविनाशकारी प्लान को एक्टिव कर दिया है। और अगर वाकई ऐसा है तो फिर पोलैंड महज एक ट्रेलर है। असली अटैक अभी बाकी है, क्योंकि रूस के कई टारगेट हैं। रूस का प्राइमरी टारगेट पोलैंड था, जिसका खुलासा हो चुका है। लेकिन दूसरा टारगेट हो सकता है रोमानिया, क्योंकि इन दोनों देशों से ही यूक्रेन तक वेपन सप्लाई हुए थे। इसके बाद रूस के टारगेट पर होगा ब्रिटेन, जिसने सबसे ज्यादा हथियार सप्लाई किए हैं। इसके अलावा फ्रांस, स्पेन, बेल्जियम, जर्मनी और बुल्गारिया भी प्राइम टारगेट होंगे। यानी पोलैंड सिर्फ एक टेस्ट है, जिसका असर देखने के बाद ही अटैक की अगली प्लानिंग होगी। और इन देशों में अगर सबसे ज्यादा खतरा किसी पर मंडरा रहा है तो वो है ब्रिटेन। इसके अलावा बाकी पड़ोसी देश जिन्होंने जंग के दौरान यूक्रेन को मदद दी, वो सेकेंडरी टारगेट है। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि जंग इतने देशों तक सिमट कर रह जाएगी, बल्कि इस जंग के मध्यम खतरे में यूक्रेन के वो पड़ोसी देश भी हैं जिन्होंने यूक्रेन की तरह ही रूस के खिलाफ जाने की जरूरत की है। रशियन मिसाइल के टारगेट पर यूक्रेन के पड़ोसी ईस्टर्न देश भी हैं। इनमें फिनलैंड सबसे पहले टारगेट बनाया जा सकता है, इसके बाद स्वीडन और फिर नॉर्वे। इसके अलावा एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया पर भी रशियन मिसाइल गिर सकती है, क्योंकि ये खतरा G20 में हुए महामंथन की आशंका से उपजा है। दरअसल G20 के बाद बड़े अटैक की आशंका लगातार मंडरा रही थी। इसका कारण था आर्थिक शक्तियों के मंच पर यूक्रेन रूस युद्ध पर चर्चा। मुमकिन है कि क्रेमलिन के थिंक टैंक्स और प्रेसिडेंट पुतिन को G20 के बाद बड़ी कार्रवाई का संकेत मिल गया हो। इसीलिए क्रेमलिन से मिसाइल अटैक के आदेश सम्मेलन खत्म होने से पहले ही जारी कर दिए गए। यानी G20 के बाद के एक्शन प्लान को नाकाम करने के लिए प्रेसिडेंट पुतिन ने पहले ही शुरुआत कर दी और इसे बाकायदा एक प्लान की शक्ल में अंजाम दिया गया। G20 में शामिल होने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव बाली पहुंचे थे, लेकिन यूक्रेन पर 100 मिसाइल अटैक से पहले ही लावरोव अपने देश लौट गए। एक तरह से रूस इस अटैक को लेकर सार्वजनिक रूप से जवाब देने से बच गया।
पोलैंड पर अटैक को लेकर उठने वाले सवाल बिना किसी पुख्ता जवाब अब भी बने हैं। यानी जो अटैक पोलैंड पर हुआ है वो प्री प्लान था। इसे अंजाम देने के लिए वक्त पहले से तय था। इसलिए तय वक्त के पहले ही सर्गेई लावरोव ने इंडोनेशिया छोड़ दिया। इस प्लान की आशंका इसलिए प्रबल है क्योंकि यूरोप में वो वक्त अब शुरू हो रहा है जिसमें जंग से बड़ा खतरा सर्दी है। इसलिए पुतिन ने सर्दी से पहले ही तबाही की स्टॉप वॉच ऑन करने की कोशिश की है। लेकिन इस प्लान को अब अमेरिका नाकाम करने की कोशिश में जुट गया है। शुरुआती जानकारी इसकी पुष्टि नहीं करती है। हालांकि मैं तब तक कुछ नहीं कहना चाहता जब तक कि हम पूरी तरह से इसकी जांच ना कर लें। फिलहाल इसकी संभावना नहीं है कि यह मिसाइल रूस से ही दागी गई है, लेकिन हम देखेंगे। प्रेसिडेंट बाइडेन ने पोलैंड पर गिरी मिसाइल को लेकर सीधे रूस पर आरोप नहीं लगाया, बल्कि यह बताने की कोशिश की है कि पोलैंड पर अटैक रूस और अमेरिका के बीच जंग भड़काने की कोशिश हो सकती है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है, या फिर अमेरिका ने भी रूस के खिलाफ प्लान बी एक्टिव कर दिया है? आशंका है कि अमेरिका ने तुरंत युद्ध में उतरने से परहेज किया है। पोलैंड को लेकर एक्शन न लेने के पीछे शांति स्थापना की कोशिश है। लेकिन दूसरी तरफ यह आशंका भी है कि सर्दियों के महीने में अमेरिका जंग नहीं करेगा। सर्दियों में जंग की तैयारी करने के बाद सर्दी खत्म होते ही रूस पर चौतरफा अटैक होगा। और इसके चांस इसलिए ज्यादा है क्योंकि इसके संकेत पोलैंड में गिरी मिसाइल्स के टुकड़ों से मिलते हैं। प्रेसिडेंट बाइडेन ने रूस पर शक जताने से इनकार किया है, लेकिन तस्वीर बता रही है कि पोलैंड में गिरी मिसाइल के टुकड़े रशियन मिसाइल के ही हैं। इसके अलावा रशियन प्रोपेगेंडिस्ट ने भी रशियन प्लान को लेकर टारगेट के विस्तार का खुलासा पहले ही कर दिया था। अगर आपको लगता है कि हम यूक्रेन पर रुकेंगे तो कम से कम 3 बार सोचें। मैं आपको याद दिला दूं कि रूसी संघ की सामरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने में यूक्रेन सिर्फ एक मील का पत्थर है। अब सब कुछ साफ है। पोलैंड पर प्लानिंग के तहत अटैक हो चुका है और रूस का यह प्लान कामयाब भी रहा, क्योंकि भले ही G7 और नाटो देशों की आपात बैठक शुरू हो गई हो, लेकिन अब भी अमेरिका और नाटो कंट्रीज रूस के खिलाफ सीधे एक्शन से बच रही हैं। खुद प्रेसिडेंट बाइडेन इस अटैक को नकारते दिख रहे हैं। लेकिन एक बात तय है कि सर्दियों के बाद तक हालात पर बर्फ नहीं जमी रही तो महाविनाश तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।